नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो परमार की बात का जो पिछला एपिसोड आया था और इस एपिसोड के बीच कुछ अंतराल हो गया। उस अंतराल के बीच बिहार के राजनीति में काफी उथल पुथल रहा है। गंगा, सरयू, सोन, गंडक, कोसी में काफी पानी बह गए हैं। अब तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि खेला होगा, तेजस्वी यादव ने तो खेला नहीं किया एनडीए के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ प्रतिदिन कुछ न कुछ खेला हो रहा है। जिस दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव आया उस दिन खेला हो गया, तो उनके 3 विधायक एनडीए में जाके बैठ गए। उसके बाद और कई विधायक महागठबंधन के चले गए एनडीए में। इस प्रकार देखा जाए तो उल्टा तेजस्वी यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है। लोकसभा चुनाव तक कितना खेला हो जाएगा इसकी बस हम लोग कयास लगा सकते हैं। ये सारी बातें राजनीति में तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा सिवान को लेकर के है। परमार की बात में आज सिवान की कुछ विशेष बातों की चर्चा मैं करूंगा। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के सिवान में दोनों गठबंधनों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एनडीए ने भी अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं तय किया। एनडीए ने यह तक घोषित नहीं किया कि यहां जदयू लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। दोनों दल के नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जदयू की यहाँ सिटिंग सांसद हैं कविता सिंह जी, उनके लोगों को कहना है कि जदयू चुनाव लड़ रही है, कविता सिंह जी ही प्रत्याशी होंगी। जदयू का एक खेमा ऐसा भी है जो कह रहा है कि नहीं, कविता सिंह को टिकट नहीं मिलेगी। पड़ोस के जिले के चर्चित नेता, जिन्हें हम बाहुबली भी कह सकते हैं, अमरिंदर पांडे जी जदयू से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, अब वास्तविकता क्या है यह जदयू का नेतृत्व ही बता सकता है। लेकिन अमरिंदर पांडे, उनके भतीजा मुकेश पांडे, अमरिंदर पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे जी की इन दिनों सिवान में दौरा बढ़ गया है। वो लगातार सिवान में देखे जा रहे हैं। इससे भी उस कयास को बल मिल रहा है कि अमरिंदर पांडे हो सकता है कि यहां से चुनाव लड़े। अगर जदयू को सीट मिलता है तो 2 प्रमुख नाम यहां हैं। एक तो सिटिंग सांसद कविता सिंह जी और एक नया नाम अमरिंदर पांडे का आ रहा है। अब ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि सिवान से जदयू किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। अगर ये सीट सिटिंग गेटिंग में सिवान का सीट जदयू को मिल जाता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में भी काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। भाजपा में पहले से यहाँ के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, उनका दावा बहुत मजबूत है। उनके लोगों को कहना है कि पिछले बार ओम प्रकाश जी से सीट लेकर के जदयू को दिया गया था, इसलिए ओम प्रकाश जी का दावा यहां बरकरार है और उनके लोग मान रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव जी ही यहाँ के प्रत्याशी होंगे। एक दूसरा खेमा है जो मंगल पांडे का नाम ले रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता अंतर्द्वंद में दिख रहे हैं। भास्कर का सर्वे भी आया था, उस सर्वे में भी दोनों लोगों के बीच काफी कड़ा मुकाबला था, जिसे हम लोगों ने अपने महासंग्राम एपिसोड में दिखाया था। यानी कुल मिलाकर के एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन का खेमा हो, महागठबंधन में हिना साहब की अब तो चर्चा नहीं है, लेकिन हिना साहब भी एक कॉर्नर बना रही है। अगर महागठबंधन उनको टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कि हिना साहब निर्दलीय लड़े या किसी दूसरे दल की प्रत्याशी बनकर के लड़ जाएं। सर्वे में भास्कर का सर्वे का अगर बात को हम माने तो भास्कर ने तो जदयू के प्रत्याशी के रूप में हिना साहब को बताया है कि संभावित प्रत्याशी हो सकती है। और वास्तविकता क्या है ये तो जदयू के नेता ही बताएंगे। लेकिन ये तय है, हिना साहब के लोगों से हमारी जो बातचीत हुई उनसे ये तय है कि हिना साहब चुनाव में आएंगी और एक जबरदस्त प्रत्याशी के रूप में आएंगी।
अगर हिना साहब चुनाव में आती हैं तो निश्चित रूप से एक कॉर्नर बनाएंगे हिना साहब, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं महागठबंधन की, अन्य दलों की बात, तो यहाँ माले भी एक मजबूत दावेदार है। माले के लोगों की माने तो वो लोग सिवान सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अमरनाथ यादव या फिर इंद्रजीत कुशवाहा उनके प्रत्याशी हो सकते हैं। राजद का एक बड़ा तबका है जिसका कहना है कि नहीं, सिवान विधानसभा से विधायक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। यानी महागठबंधन में भी वह फोक स्थिति बनी हुई है। एक खेमा ऐसा भी है जो विनोद जायसवाल की बात करता है कि नहीं, विनोद जायसवाल जी चुनाव लड़ेंगे। यानी महागठबंधन का भी अभी तक कोई पत्ता नहीं खुला है कि यहां राजद लड़ेगा, कि माले के लोग चुनाव लड़ेंगे, या फिर प्रत्याशी कौन होगा। कुल मिला जुला करके एनडीए में भी अंतर्द्वंद चल रहा है, महागठबंधन में भी अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है। ये आम बात है जो समाज में चर्चा का विषय है। आज की परमार की बात में हम इसके एक दूसरे कोण पर चर्चा करेंगे, प्रत्याशी को लेकर के। सिवान का यह जो लोकसभा का सीट है, दोनों गठबंधनों के लिए अग्नि परीक्षा वाला सीट है। प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी भी भेदभाव हो जाए या लापरवाही कर दी जाएगी पार्टी के द्वारा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बात दोनों गठबंधनों पर लागू होती है। एनडीए भी अगर अपना प्रत्याशी सोच समझ करके कार्यकर्ताओं के बहुमत का प्रत्याशी नहीं चुनेगा तो एनडीए को भी धक्का लग सकता है। महागठबंधन भी अपना अगर योग्य प्रत्याशी नहीं चुनेगा, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के पसंद के प्रत्याशी को नहीं चुनेगा तो महागठबंधन को भी धक्का लग सकता है। सिवान की जो जनता है वो थोपे हुए प्रत्याशियों को बर्दाश्त नहीं करती है। सिवान का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है इसका। सिवान में जब भी दल के लोगों ने ऊपर से प्रत्याशी थोपा तो खेला हो गया। ये सिवान में खेला का लंबा चौड़ा इतिहास है। आज हम कुछ प्रमुख खेला की चर्चा करेंगे। ये उनके लिए करेंगे, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग दल का निर्णय करते हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। मैं आपको पीछे ले चलना चाहूंगा 1990 की राजनीति को। अगर हम देखें 1990 के दौर को देखें तो 1990 में यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था। सिवान जिले का एक प्रमुख सीट था जीरादेई। जीरादेई से कांग्रेस के सिटिंग विधायक डॉक्टर त्रिभुवन सिंह थे उम्मीदवार। वहीं जनता दल जिस समय चक्र चुनाव चिन्ह हुआ करता था उसकी राधिका देवी प्रत्याशी थी और भारतीय जनता पार्टी से ध्रुव शंकर सिंह प्रत्याशी थे। जनता इन तीनों प्रत्याशियों को नापसंद कर रही थी और जनता ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताया जो सिवान के राजनीति में काफी आगे गया। उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन। उस समय वो डॉक्टर नहीं थे, उस समय मोहम्मद साहबुद्दीन थे। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन 90 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों को धक्का बताते हुए चुनाव जीते और सिवान की राजनीति में काफी दूर तक गए। इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, कहां तक गए, क्या परिस्थितियां थी, लेकिन वो गए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति में आए और बाद में वो एक दल के कदावर नेता हो गए। वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के वो संस्थापक सदस्य रहे, सांसद रहे, सिवान की एक बड़ी हस्ती बने। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और आगे और चलते हैं 2005 का वह दौर याद कीजिए। फरवरी का महीना था। रघुनाथपुर विधानसभा, सिवान जिले का दक्षिणांचल का एक प्रमुख विधानसभा रघुनाथपुर विधानसभा, भयंकर चुनाव, महासंग्राम कह लीजिए। दो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में, विजय शंकर दुबे कांग्रेस से, विक्रम कुंवर वो एक अपनी नई पार्टी बना लिए थे, एक तरह से निर्दलीय ही कह लीजिए, लेकिन वो साहबुद्दीन जनता दल का बैनर लगा करके चुनाव मैदान में थे और दो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए। दो कदावर नेता जो बारी बारी से रघुनाथपुर के विधायक रहे थे, बिहार सरकार में मंत्री रहे थे, जिनकी सिवान की राजनीति में तूती बोलती थी, दो निर्दलीय विधायक आते हैं। एक जगमातो देवी आती है, एक कमरुल हक आते हैं। पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल गया। ये दोनों कदावर नेता
विजय शंकर दुबे हो या विक्रम कुंवर जी हो, इनकी जमानत नहीं बची उस चुनाव में। बुरी तरह से हार गए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे सिवान की राजनीति में। ऐसी रघुनाथपुर की जनता ने ऐसी मार मारी इनको ईवीएम के माध्यम से कि ये रघुनाथपुर में चर्चा का विषय बन गया। प्रथम और द्वितीय स्थान पर दोनों निर्दलीय विधायक निर्दलीय आए। जगमातो देवी चुनाव जीती, कमरुल हक दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन विधानसभा में किसी दल का बहुमत नहीं मिलने के कारण असेंबली का गठन नहीं हुआ, अंग असेंबली हो गया और राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद पुनः 2005 में ही अक्टूबर महीने में चुनाव हुआ और जगमातो देवी को जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। जगमातो देवी काफी बड़ी बहुमत से चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में पहुंची। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2019 का वह नजारा आप सब लोगों को याद ही होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में दरौंदा की वर्तमान विधायक कविता सिंह जी जदयू से यहां की सांसद की प्रत्याशी बनी और चुनाव जीत करके दिल्ली गई। उनके जाने के बाद दरौंदा विधानसभा का सीट खाली हो गया। दरौंदा विधानसभा महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं उस समय की एनडीए, जो आज की एनडीए है, उस समय भी एनडीए थी। बीच के कालखंड में थोड़ा सा दोनों दल अलग अलग हुए थे। 2019 में एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया कविता सिंह जी के पति अजय कुमार सिंह जी को। अजय कुमार सिंह सरकारी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। पूरी की पूरी बिहार सरकार लग गई उनको चुनाव जिताने के लिए। एक एक पंचायत पर एक एक मंत्री को प्रभारी बनाया गया। पूरे चुनाव कैंपेन में बिहार सरकार दरौंधा से ही चल रही थी। पूरा मंत्रिमंडल दरौंधा में कैंपेन कर रहा था। दरौंधा की जनता ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया करणजीत सिंह और व्यास सिंह को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करणजीत सिंह और व्यास सिंह बम्पर वोट से चुनाव जीते। बिहार सरकार की औकात को बताते हुए दरौंदा से उन्होंने जीत का परचम लहराया। यानी अगर हम सिवान की राजनीति को देखें तो यहां निर्दलीय प्रत्याशियों का काफी रुतबा रहा है। जब भी दल ने गलत निर्णय किया, सिवान की जनता ने उस निर्णय के खिलाफ में अपना जनाधार दिया, अपना जनमत दिया और जिस नेता को चुनाव जिताया वह नेता सिवान के राजनीति में काफी दूर तक गया। वह शहाबुद्दीन जी की हम नाम ले सकते हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन जब निर्दलीय जीते तो जब तक जीवित रहे, आज उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर राजनीति होता है, यानी एक प्रभावी राजनेता के रूप में रहे। जगमातो देवी चुनाव जीती। जगमातो देवी जीवन पर्यंत विधायक रही, रघुनाथपुर की विधायक रही। बाद में परिसीमन में उनका गृह क्षेत्र दरौंदा विधानसभा में चला गया, वहां से वो विधायक बनी। बीच कालखंड में ही उनका स्वर्गवास हो गया। बाद में उनकी पुत्रवधू वहां की विधायक बनी। ये तो रही प्रत्यक्ष चुनाव। अगर हम अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करें जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोग वोट देते हैं, तो 2009 में यहां एक चुनाव हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए करणजीत सिंह और व्यास सिंह। स्थानीय निकाय का चुनाव था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी परमात्मा राम थे। उस समय मनोज सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए और उन्होंने एमएलसी के चुनाव को जीता। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशियों की रुतबा रही है। सिवान का एक चर्चित चुनाव 2009 का है, लोकसभा का चुनाव। 2009 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बनाई गई। एनडीए खेमा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जदयू शामिल था, उसने कृष्ण पटेल को यहां का प्रत्याशी बनाया। बड़ी घनघोर चुनाव हुई। उस समय ओम प्रकाश यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए। सिवान की जनता ने कृष्ण पटेल को भी हराया, हिना साहब को भी हराया, ओम प्रकाश यादव को संसद में भेज दिया। यानी सिवान की जनता ने फिर दलों को सबक सिखाया कि टिकट बंटवारे करते समय, टिकट देते समय आप अगर सिवान के कार्यकर्ताओं का, सिवान के जनमत का ख्याल नहीं रखेंगे तो सिवान की जनता आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखेगी।
अब 2024 का लोकसभा चुनाव अपने सर पर है और दोनों गठबंधन में वो की स्थिति बनी हुई है। सिवान की जनता इस बार भी प्रतीक्षा कर रही है दोनों गठबंधनों के लिए, विशेषकर एनडीए के लिए। एनडीए के लिए तो एकदम तलवार, जिसको सुई के नोक पर कहते हैं, निर्णय करते समय सुई के नोक बराबर भी अगर लिंक किंतु परंतु हो गया तो इस बार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए उन तमाम लोगों से जो लोग टिकट बंटवारे में अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं, अपना मत रखने वाले हैं, उन तक हमारा मैसेज है कि टिकट बंटवारे करते समय सिवान के कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना चाहिए। सिवान की जनता का पसंद नापसंद पर आपको विचार करना होगा। अगर आप सिवान के जनता के खिलाफ में प्रत्याशी देंगे, सिवान के वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, आप अपने गठबंधन के समर्थकों के खिलाफ में प्रत्याशी देंगे तो भाई आपके गठबंधन के लोग सिवान में हो सकता है कि आपके साथ खेला कर दें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जदयू अपना प्रत्याशी बदल सकता है। जैसे ये चर्चा होती है कि जदयू अपना प्रत्याशी बदलेगा, जदयू के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जदयू बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिवान के कार्यकर्ता बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिवान जिले का बाहर का अगर कोई प्रत्याशी बन के आएगा तो कृष्ण पटेल का जो हर्ष हुआ था वही हर्ष होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं से जब हमारी बात होती है तो भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के पसंद को अगर दल के द्वारा नापसंद किया जाएगा तो भाजपा के कार्यकर्ता निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से राजद खेमे में भी यही बात हो रही है कि अगर प्रत्याशी थोप दिया जाएगा बाहर से तो भाई उसका परिणाम गलत होगा। चुनाव प्रत्याशी जीते या हारे, सिवान का प्रत्याशी हो, सिवान का नेता हो, कुल मिला जुला करके दोनों गठबंधनों के लिए सिवान सीट एक अग्नि परीक्षा के समान है। अब देखना यही दिलचस्प है होगा कि कौन गठबंधन अपने अग्नि परीक्षा में खरा उतरता है, कौन गठबंधन अपने कार्यकर्ता के पसंद का प्रत्याशी भेजता है, कौन गठबंधन चूक जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सिवान की भूमि बड़ी ही क्रांतिकारी भूमि रही है। सिवान ने हमेशा क्रांतिकारी निर्णय किया है और उन दलों के लिए चेतावनी है जो लोग बिना सिवान के मिजाज को समझे प्रत्याशी देने के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो भाई सिवान की जनता आपके साथ खेला कर सकती है। खेला केवल आप ही नहीं करते हैं, सिवान की जनता भी करती है। सिवान की जनता ने कई बार खेला करके अपने को साबित किया है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। सिवान डायलॉग के विभिन्न वीडियो को आप लोगों ने काफी अपना दुलार प्रेम दिया है। इसके लिए सिवान डायलॉग की टीम हृदय से आपको आभार व्यक्त करती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारा सभी वीडियो आपको मिलते रहें। सिवान डायलॉग के द्वारा अलग अलग फॉर्मेट में कार्यक्रम आ रहे हैं। हमारी भारत की बात आ रही है, परमार की बात आ रही है, बतकही का एक सीरीज शुरू हो गया है, महासंग्राम का सीरीज चल रहा है। हम और भी अलग अलग फॉर्मेट में कार्यक्रम लेके आने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन सायंकाल आपको एक नया कार्यक्रम मिले। वह कार्यक्रम ठीक उसी दिन यानी इस सोमवार को अगर हम बतकही लेके आएंगे तो अगले सोमवार को बतकही ही लेके आएंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। सिवान डायलॉग की टीम लगी हुई है। आपका दुलार स्नेह मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सब आनंद रहें। जय भारत, जय सिया राम।